वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की इस वीडियो में आपको MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक करवाए जाएंगे। तो सबसे पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैनेजमेंट ओवरव्यू है। मैनेजर्स, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता है मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। मैनेजर का काम ही होता है मैनेजमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई भी एक एंटिटी जहां पे दो लोग या दो से ज्यादा लोग जो है वो आपस में काम करते हैं मिलकर, और उनका पर्पस कॉमन होता है। तो कम से कम दो लोग होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और दो कम से कम लोग होंगे तभी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। अकेला कोई शख्स अगर काम कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। तो दो लोग या दो से ज्यादा लोग जब एक साथ मिलकर काम करेंगे और उनका पर्पस भी एक ही होगा, कॉमन पर्पस होगा, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन नेम्स, अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के नाम की बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी तरह दुनिया में बहुत सी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गूगल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एप्पल ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह कई सारी दुनिया में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। पीपल, पर्पस एंड प्रोसेस, लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका एक पर्पस होता है, वो प्रोसेस यूज करते हैं, और लोग होते हैं और परफॉर्मेंस होती है उनकी, और गोल्स होते हैं। अब ये जितनी भी टर्म्स हैं इनकी डिटेल आगे आती जाएगी। अब आपके सामने हिस्ट्री से एक एग्जांपल दी जा रही है एक प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के, जो कि इजिप्शियन पिरामिड है। ये आपने पहले भी देखा होगा और इसके बारे में काफी सुना भी होगा। तो अब ये जो इजिप्शियन पिरामिड डिजाइन किया गया था, ये मैसिव स्टोन डिजाइन था। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर इसके अंदर इस्तेमाल हुए थे, जो तकरीबन ये बनाया गया था 4,500 साल पहले तकरीबन इसको बनाया गया था, और 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स इसके अंदर यूज हुए। और इसकी जो बेस है वो 230 मीटर लॉन्ग है, और इसकी हाइट जो है वो 146 मीटर है, और इसको बनाया गया था रोलर्स, रोप्स और लीवर्स को यूज करते हुए। अब दूसरी जो एग्जांपल है मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की, वो है चाइना वॉल की। अब ये इसकी भी तस्वीर आपने देखी होंगी। अब इसको जो बनाया गया, तो इसकी जो बनाने की ड्यूरेशन थी वो काफी ज्यादा थी। 688 BC में इसकी स्टार्ट हुई, और तकरीबन 1644 AD में जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, और 300 साल के अंदर 500 किलोमीटर जो है वो एरिया बना, और जो इसकी टोटल जो इसका एरिया है वो 6000 किलोमीटर का है। और इसकी जब रेनोवेशन की गई तो रेनोवेशन में भी 200 ईयर्स लग गए थे। इसकी जो बेस है वो है 20 फीट वाइड, और इसकी जो टॉप है वो है 11 फीट वाइड, और इसकी जो हाइट है कुछ जगहों से ज्यादा है, कुछ जगहों से कम है। तो 7 से लेकर 37 फीट तक इसकी जो है वो हाइट है। और ये जितनी भी वॉल बनाई गई है तमाम की तमाम जो है वो हाथों से बनाई गई है, इसी वजह से इसको काफी साल लगे हैं बनने में। अब इसको बनाने का मकसद क्या था? जाहिर बात है, इतनी मेहनत से और इतने सदियां गुजार के जब एक वॉल बनाई गई है, तो उसको बनाने का मकसद ये था कि मार्क करना टेरिटोरीज को, यानी कि ये इलाका मेरा, ये इलाका दूसरी हुकूमत का है, तो टेरिटोरीज को मार्क करना। इसके अलावा डिफेंड करना एरिया को, अपने एरिया का डिफेंड करने के लिए पहले के दौर में वॉल्स बनाई जाती थी एरिया डिफेंड करने के लिए। और इसके अलावा सिल्क रोड को प्रोटेक्ट करना। सिल्क रोड से मुराद ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग का जो रोड होता है उसको प्रोटेक्ट करना। तो तीन मकसद थे अहम इसको बनाने के। अब एक तीसरा प्रोजेक्ट है, ये है ओपेरा हाउस सिडनी का। ये जो कंप्लीट हुआ, ये 1940 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, और 1973 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब ये एक काफी मॉडर्न प्रोजेक्ट है एज कम्पेयर टू जो दो आपको प्रोजेक्ट दिखाए गए। इसके अंदर जो पावर केबल्स यूज हुई है उसकी जो साइज है वो है 645 किलोमीटर की, और 1000 रूम्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर 5 थिएटर्स हैं, और इसके अंदर जो हॉल है उसके अंदर जो लोग आ सकते हैं वो कैपेसिटी है 2679, एंड हाउस फॉर 1547 सीट्स, एंड 183 मीटर टॉल है ये, और 120 मीटर वाइड है, एंड 10,000 पाइप्स हैं। और इसकी जो छत है वो बनाई गई है 1,56,000 टाइल्स से, और वो जो टाइल्स हैं वो स्वीडन से इंपोर्ट किए गए, जिसकी कॉस्ट थी 102 मिलियन डॉलर, और ओरिजिनल एस्टिमेट इसका जो है वो $7 मिलियन था। लेकिन हुआ क्या है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो
10 साल लेट हो गया, और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे मिस्टर अटसन। अब इस प्रोजेक्ट को जो अटेंशन मिली वो मिली कब, सिडनी ओलंपिक्स जब हुआ 2000 का, यानी आज से तकरीबन 20 साल पहले, तो उस दौरान इसको जो है काफी अटेंशन मिली इस प्रोजेक्ट को। और इसको बनाने का जो असल मकसद है वो है एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। नाउ दी अब एक एग्जांपल और है आपके सामने, वो है फ्लाइंग कलर्स ऑन पीसी। जो फ्लाइंग कलर्स है पीसी पे विंडोज के अंदर, अब इसमें डजन्स ऑफ इंजीनियर्स जो है उन्होंने कई सालों तक मिलके काम किया, और एक सीडी जो है वो $1 मिलियन की है। तो पीपल्स मैनेजर परफॉर्म टू अचीव कॉमन गोल्स एंड कॉमन पर्पस। जो मैनेजर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो हमेशा परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि वो अचीव कर सके कॉमन गोल्स को या कॉमन पर्पसेस को। अपने कॉमन गोल्स, उनके गोल्स भी कॉमन होते हैं और पर्पस भी उनके कॉमन होते हैं। सो पीपल मैनेजर अचीव करते हैं गोल यूज करते हुए मैनेजमेंट प्रोसेस को। वो मैनेजमेंट प्रोसेस को यूज करते हुए अपने गोल्स अचीव करते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस है पोल्का, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये इसकी डिटेल आगे आती जाएगी। सो मैनेजर, अब मैनेजर क्या होता है, अब आपको ये समझना जरूरी है कि मैनेजर है कौन, मैनेजर क्या है। सो मैनेजर वो होता है इज द वन हु अचीव गोल्स, जो गोल्स को पूरा करता है। किस तरीके से गोल्स को अचीव करता है वो, बाय वर्किंग विद और थ्रू पीपल, लोगों के साथ या तो मिलके खुद करेगा गोल्स को अचीव, या लोगों के जरिए वो गोल्स को अचीव करवाएगा, डायरेक्शंस देगा। तो दो तरीके हैं जिनके जरिए मैनेजर्स गोल अचीव करते हैं, या तो वो लोगों के साथ खुद मिलके जो है काम करेगा और गोल को अचीव करेगा, या फिर लोगों को डायरेक्शन देगा गोल अचीव करने के लिए। सो ये था मैनेजमेंट ओवरव्यू। अब है लेक्चर नंबर 2, इसमें मैनेजमेंट ओवरव्यू का थोड़ा सा रिकैप है। सो मैनेजर परफॉर्म्स मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता है मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ये आप पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये कि ऐसी एंटिटी जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और कॉमन पर्पस के लिए। सो पीपल, पर्पस एंड प्रोसेस। तो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका पर्पस होता है और वो प्रोसेस को यूज करते हैं। नाउ द ब्रिंगिंग क्वालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बात की है प्रोफेसर एडवर्ड डेमिंग ने कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी लाई जाए। जाहिर बात है वर्क तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेकिन क्वालिटी लाना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के अंदर। और क्वालिटी लाई जाएगी, जाहिर बात है पर्पस होगा लोगों के पास और एक प्रोसेस भी होगा। अब आपके सामने कुछ डायग्राम है ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पे दिखाया जा रहा है लोग 2 वर्कर मिलके काम कर रहे हैं, और यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट, और यहाँ पे कम्युनिकेशन को शो किया जा रहा है। डिवीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब ये 3 मैनेजर्स की तस्वीर दी गई है, एक सेल्स मैनेजर, एक इंजीनियरिंग मैनेजर और एक मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर की। सो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट भी होते हैं और एक तरफ टीम भी होती है। सो परचेजिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट को यहाँ बताया गया, और एक थोड़ी सी हायरार्की बताई गई है कि सबसे ऊपर मैनेजर होता है, फिर मैनेजर के नीचे वर्कर्स होते हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा तो परचेजिंग डिपार्टमेंट में परचेजिंग मैनेजर होगा और उसके नीचे वर्कर्स होंगे। सीधा सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर ऊपर होगा और उससे नीचे वर्कर्स होंगे। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है ये प्रोसेस, जब ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। और ये भी कुछ हायरार्की दिखाई गई है, सबसे ऊपर टॉप मैनेजर और फिर उससे नीचे मिडिल मैनेजर और नीचे लोअर लेवल मैनेजर वगैरह। और नाउ द न्यू इकोनॉमी और डिजिटल एज। अब जैसे जैसे वक्त चेंज होता गया और डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हुई, तो ई ऑर्गेनाइजेशंस भी आई, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन। उससे क्या हुआ, स्पीड में इजाफा हुआ और डिसीजन मेकिंग के अंदर भी, और ये सब इंटरनेट की मदद से हो रहा है। ग्लोबल केयर, अब जो आज के दौर में जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी है। अब ये एक डायग्राम आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम दिखाई जा रही है, इसमें परफॉर्मेंस को दिखाया जा रहा है ये ग्राफ के थ्रू। इस तरह की अगर आप कहीं पे भी कोई डायग्राम देखें तो वो ज़्यादा तौर पे परफॉर्मेंस को शो कर रही होती है। जितना ज़्यादा ग्राफ ऊपर जाएगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, और जितना ही नीचे आएगा उतनी खराब परफॉर्मेंस है। सो मैनेजर कौन होता है, मैनेजर वो होता है जो अचीव करता है गोल बाय वर्किंग विद और थ्रू पीपल। लोगों के साथ मिलके या तो गोल को अचीव करेगा या लोगों के जरिए गोल को अचीव करवाएगा, उनको डायरेक्शन देके। सो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी परफॉर्मेंस होती है और उनके गोल्स होते हैं। सो व्हाट टू एक्चुअली मैनेजर्स डू। असल में मैनेजर करता क्या है,
सो मैनेजर बहुत से रोल्स को परफॉर्म करता है। अब वो रोल्स कौन कौन से होते हैं, तो मैनेजमेंट के जो रोल होते हैं ये स्पेसिफिक सेट ऑफ बिहेवियर होता है, एक खास जो स्पेसिफिक किस्म के जो बिहेवियर होते हैं उनका सेट होता है। और ये जितने जो बिहेवियर होते हैं ये एसोसिएट होते हैं मैनेजर्स की ऑफिस से और उसकी या फिर उसकी पोजीशन से, तो उसको मैनेजमेंट रोल कहते हैं। अब है लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा है लेक्चर नंबर 2 का रिकैप है। सो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैनेजर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट। मैनेजर बहुत से रोल्स परफॉर्म करते हैं और हेनरी मिन्सबर्ग ने कुछ रोल्स दिए हैं। तो जो रोल्स मैनेजर परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन से रोल होते हैं, इंटरपर्सनल रोल होते हैं, इंफॉर्मेशनल रोल होते हैं और डिसीजनल रोल होते हैं। इंफॉर्मेशनल रोल में भी 3 तरह के रोल होते हैं, फिगर हेड का रोल, लीडर का रोल और लिजान का रोल। फिगर हेड में जो है वो मैनेजर हेड होता है, लीडर के अंदर वो लीड करता है और लिजान में वो ब्रिज का काम करता है। सो इंटरपर्सनल रोल है असल में क्या, इसका मतलब ये है कि डेवलप करना और मेंटेन करना पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स, यानी दूसरों के साथ एक पॉजिटिव किस्म का रिलेशनशिप डेवलप किया जाए और फिर उसको मेंटेन भी किया जाए। अब दूसरे जो रोल होते हैं, दूसरी तरह के इंफॉर्मेशनल रोल होते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी सो इसमें मॉनिटर का रोल होता है, डिसेमिनेटर का रोल होता है और स्पोक पर्सन का रोल होता है। मॉनिटर में मॉनिटर किया जाता है, डिसेमिनेटर में फैला दी जाती है इन्फॉर्मेशन और स्पोक पर्सन का रोल भी किया जाता है। सो इन्फॉर्मेशनल रोल है क्या, इसका मतलब ये कि पर्टेन्स टू रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इन्फो, रिसीव करना इन्फॉर्मेशन और फिर उसको ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। नाउ द लास्ट वन इज द डिसीजनल रोल। सो डिसीजनल रोल में भी में 4 तरह के रोल हैं, वैसे 3 होते थे, इसमें 4 तरह के रोल हैं। एंटरप्रेन्योर का रोल है, डिस्टर्बेंस हैंडलर का रोल, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर है। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, रिस्क टेकिंग, रिस्क लेना यानी। और डिस्टर्बेंस हैंडलर में कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस आई हुई है एम्प्लॉइज के दरमियान में या फिर किसी मशीन में भी, तो उस डिस्टर्बेंस को हैंडल करना, खत्म करना। रिसोर्स एलोकेटर का रोल यानी कि रिसोर्स को एलोकेट करना, जहाँ जिस रिसोर्स की जरूरत है वहाँ वो रिसोर्स को एलोकेट कर दिया जाए। और नेगोशिएटर का रोल पार्टीज को मनाना, अक्सर पार्टीज मान नहीं रही होती तो उनको मनाना, ये नेगोशिएटर का रोल कहलाता है। सो डिसीजनल रोल है क्या, इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट डिसीजन, एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिए जाए जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता हो, उसको कहते हैं डिसीजनल रोल। सो मैनेजर जो है वो परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शंस। अब मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है कैरिंग पोल का फंक्शन। पोल का फंक्शन कैरी किया जाता है, किस लिए किया जाता है पोल का फंक्शन को, ताकि अचीव किया जा सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को या पर्पस को। सो मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता है पोल का फंक्शन। अब पोल का फंक्शन है क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड अश्योरेंस। अब ये इसकी डिटेल जो है आगे आएगी तो फिर आपको क्लियर होगा कि ये इसका मतलब है क्या। अच्छे मैनेजर जो होते हैं वो पोल का फंक्शन को परफॉर्म करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ, इन दोनों को साथ रखते हुए वो पोल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू मेक बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका बेस्ट यूज करना, अच्छी तरह से उनका इस्तेमाल करना। किस लिए इस्तेमाल करना, इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल, गोल को अचीव करने के लिए। जो गोल हासिल किया जाएगा उसके अंदर जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उनका अच्छी तरह से यूज किया जाए। जितने कम रिसोर्सेस से जितने ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा या जितने ज़्यादा रिजल्ट अचीव किए जाएंगे, गोल अचीव किए जाएंगे, तो उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। और इफेक्टिवनेस का मतलब ये कि एप्रोप्राइट गोल्स को चूज करना, गोल को ही एप्रोप्राइट चूज करना, यानी कि ऐसा गोल चूज करना जो ज़्यादा बेहतर है जिसका चूज करना। तो गोल का चूज करना ही एप्रोप्राइट हो और फिर उसको चूज करने के बाद उसको अचीव करना, उसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। अब है लेसन नंबर 4 और इसमें थोड़ा सा रिकैप है सेशन नंबर 3 का। सो मैनेजर्स परफॉर्म मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बात आपको बार बार इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गुड मैनेजर्स परफॉर्म दीज फंक्शंस, दीज पोल्स का फंक्शन विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो अच्छे मैनेजर्स वही होते हैं जो पोल का फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ। पोल का से मुराद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोल एंड एश्योरेंस। अब इस लेक्चर के अंदर आपको पोल का फंक्शंस की डिटेल बताई जाएगी। तो पोल का फंक्शन में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है और एश्योरेंस है। अब ये आपके सामने मौजूद है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और एश्योरेंस उसके दरमियान में। जो हेनरी फेयोल ने फंक्शंस दिए हैं वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग दिया है। एश्योरेंस जो है ये व्यू वालों ने ऐड किया है।
सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब ये कि सेट करना गोल्स को और डिसाइड करना कि किस तरीके से उन गोल्स को अच्छी तरह से अचीव किया जा सकता है। तो एक प्लान बनाया जाता है इसमें गोल्स के बारे में कि कौन कौन से गोल्स हैं हमारे और किस तरीके से हम उन गोल्स को अचीव करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? एलोकेट किया जाता है, अरेंज किया जाता है रिसोर्सेज को, जो जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी को अरेंज किया जाता है और एलोकेट कर दिया जाता है जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। लीडिंग के अंदर इन्फ्लुएंस किया जाता है दूसरों को ताकि वो वर्क करें टूवर्ड्स गोल, गोल को पूरा करने के लिए, यानी इस तरीके से इफेक्ट किया जाता है दूसरों को ताकि वो इस तरीके से काम करें कि गोल को पूरा किया जा सके। और कंट्रोलिंग का मतलब ये है रेगुलेशन करना, एक्टिविटीज को रेगुलेट करना ताकि गोल्स तक पहुंचा जा सके। सो अब थोड़ी और डिटेल देखते हैं। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें गोल को सेट किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि कितना बेहतर तरीके से हम उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये होता है प्लानिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि एलोकेट कर दिया जाता है, ये भी एक प्रोसेस है, इसमें एलोकेट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज को भी और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को भी। ह्यूमन रिसोर्सेज से मुराद जो भी लेबर है, वर्कर है ऑर्गेनाइजेशन के। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से मुराद ये है कि जैसे मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है कोई भी, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, पैसे हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन है, मार्केट इंफॉर्मेशन है, रिसर्च कोई नई आई है, तो तमाम चीज़ें जो है वो जहाँ जिसकी जरूरत होती है जिस रिसोर्स की, वहां उस रिसोर्स को एलोकेट कर दिया जाता है। और इसीलिए किया जाता है ताकि प्लान जो है वो कैरिड आउट सक्सेसफुली, जो प्लान बन चुका है वो सक्सेसफुली तौर पे पूरा किया जा सके। नाउ द लीडिंग। अब लीडिंग में क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस है जिसमें इन्फ्लुएंस किया जाता है दूसरों को टू एंगेज इन द वर्क बिहेवियर, ताकि वो वर्क बिहेवियर में एंगेज हो जाए और ऐसा वर्क बिहेवियर हो नेसेसरी टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऐसा वर्क बिहेवियर जिसके जरिए वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को तक पहुंच सके, उसको पूरा कर सके। नाउ द कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या है? ये रेगुलेशन का प्रोसेस है। और रेगुलेशन किस चीज की रेगुलेटिंग की जाती है? ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस कंफर्म कर सके एक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड और गोल्स को, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस वही हो जो एक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड और गोल है उसी के मुताबिक हो, कोई डेविएशन ना आ सके। सो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का यूजेज करना अच्छी तरीके से ताकि लो वेस्ट हो। और गोल इफेक्टिवनेस का मतलब होता है गोल अटेनमेंट, यानी गोल जो है वो अच्छी तरह से अटेन किया जा सके, पूरा किया जा सके। सो मैनेजमेंट स्ट्राइव्स फॉर, मैनेजमेंट किस चीज़ की कोशिश करती है कि लो रिसोर्स वेस्टेज हो, कि रिसोर्स जो है बहुत कम वेस्ट हो, तो हाई एफिशिएंसी होगी और हाई गोल अटेनमेंट होगा, गोल अच्छी तरह से पूरा होगा तो हाई इफेक्टिवनेस होगी। सो एफिशिएंसी का मतलब होता ही यही है कि मोस्ट आउटपुट हासिल करना, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हासिल करना कम से कम इनपुट से, उसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। और यहाँ पे जो लिखा गया वो लिखा गया है कि डूइंग थिंग्स राइट कंसर्न विद मींस। और इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि कंप्लीट करना ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को, कंप्लीटिंग करना एक्टिविटीज को सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अटेन, मतलब एक्टिविटीज को मुकम्मल करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो अटेन किए जा सके, उनको उन तक पहुंचा जा सके, उनको पूरा किया जा सके। सो डूइंग द थिंग्स, डू इट द राइट थिंग्स कंसर्न विद एंड्स। अब आपके सामने 4 मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स के नाम हैं। पहला नाम है हेनरी फ्योल, जिन्होंने 4 फंक्शंस दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग का। दूसरा नाम है पीटर ड्रकर, इन्होंने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट दिया जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है, ये दोनों ही पढ़ाए जा चुके हैं। और उसके अलावा एडवर्ड डेमिंग ने ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट की बात की, ये कहा कि इम्प्रूवमेंट लाई जाए। और हेनरी मिट्सबर्ग ने रोल्स दिए, वो भी आपको पढ़ाए जा चुके हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ लीडर्स एंड मैनेजमेंट। अब ये आपके सामने एक जो ये डायग्राम दिखाई दे रही है, ये पूरी एक हिरार्की, एक स्ट्रक्चर है। अगर आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाएंगे तो हो सकता है आपको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये बनाना पड़े। इसमें पूरी हिरार्की दिखाई गई है, टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर, लोअर मैनेजर और फिर नीचे और जो वर्कर्स हैं वो तमाम इसमें दिखाए गए हैं। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट, जैसे व्हेन, हु, व्हाई, व्हाट एंड वेयर। अब ये मैनेजर का ऑफिस इसमें दिखाया जा रहा है। और प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, और डायरेक्टिंग जो है लीडिंग के अंदर डायरेक्टिंग आ जाता है, और लीडिंग के अंदर कोचिंग भी आ जाता है। कोच जाहिर बात है मैनेजर कोच करता है या कोई सीनियर कुलीग कोच करता है। सेटिंग विजन, मैनेजर जो विजन सेट करता है, इंस्पायर भी करता है अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको। सो वाइल परफॉर्मिंग मैनेजर यूज वेरियस स्किल, परफॉर्मिंग के दौरान मैनेजर जो है वो बहुत से स्किल्स यूज करता है।
सो द मैनेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स। सो अब आपके सामने मौजूद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक खास किस्म का मैनेजर होता है। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो की पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके पास टेक्निकली प्रोफिशिएंसी होती है, यानी टेक्निकल तौर पे साउंड होता है, टेक्निकल किस्म के स्किल्स भी हो सकते हैं, और मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी भी होती है, यानी कि वो एबिलिटी के लोगों को मैनेज कर सके। ये तमाम चीज़ें जो है वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होती हैं। सो बिजनेस प्लान के कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर माई मोटिवेशंस फॉर ऑनिंग अ बिजनेस, यानी क्या मेरी मोटिवेशन है बिजनेस को ऑन करने में। एंड शुड आई स्टार्ट अ बिजनेस, एक क्वेश्चन है कि क्या मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। एंड व्हाट एंड वेयर इज द मार्केट फॉर माय प्रोडक्ट एंड सर्विस, कहाँ पर मार्केट है जो मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो मैं बेचना चाहता हूँ। एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट टू ऑन द बिजनेस, वेयर इट विल आई गेट द मनी, यानी कि कितनी कॉस्ट आएगी बिजनेस को ऑन करने में, और पैसा कहाँ से आएगा उसके लिए, कितना पैसा मेरे पास मौजूद है या कहीं से लेना पड़ेगा। उसके अलावा कैन आई गेट हेल्प फ्रॉम रिलेटिव और फ्रेंड, यानी कि क्या मदद मिलेगी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स है, क्या वो फंड प्रोवाइड करेंगे या कोई एडवाइस दे सकेंगे। एंड शुड माई कंपनी भी डोमेस्टिक हो ग्लोबल, क्या मेरी कंपनी जो है वो डोमेस्टिक हो, अपने मुल्क के अंदर ही हो, या फिर ग्लोबल हो, इंटरनेशनली वो वर्क करे। एंड हाउ विल ग्रोथ भी मैनेज, ग्रोथ अगर होगी जिस तरह बिजनेस बढ़ता चला जाएगा तो वो किस तरह मैनेज होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। अब मैनेजर जो होता है उसके पास वो खुद होता है यू, यानी कि मैनेजर, एंड वर्कर्स उसके साथ वर्कर्स होते हैं, और एक सिचुएशन होती है खास तरह की। सो अब ये इसमें दिखाया जा रहा है कि मैनेजर्स के साथ कुछ वर्कर मौजूद हैं, और उसके अलावा सिचुएशन होती है हर मैनेजर के साथ। सो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन पूछें। सो इन सॉल्विंग प्रॉब्लम और इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस व्हाट डू यू यूजुअली पे अटेंशन टू, यानी कि जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या इम्प्रूविंग कर रहे हैं परफॉर्मेंस, तो यूजुअली तौर पे आप अटेंशन क्या अटेंशन करते हैं, आप कहाँ जो है अटेंशन पे करते हैं। एंड हाउ डू आई मोटिवेट पीपल इन स्पाइट ऑफ कंस्ट्रेंट, यानी कि किस तरीके से मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा, कोई कंस्ट्रेंट आ जाती है यानी कोई रुकावट आ जाती है, कोई बैरियर्स आ जाते हैं, तो किस तरह मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा, क्योंकि जब मैनेजर मोटिवेट कर रहा होता है लोगों को तो कई सारी रुकावटें आ जाती हैं, कई सारे कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। अब है लेक्चर नंबर 5, की मैनेजमेंट स्किल्स। तो 3 तरह के स्किल्स होते हैं जो मैनेजर्स को जरूरत पड़ती है, टेक्निकल स्किल्स की, ह्यूमन स्किल्स की, और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की। तो टेक्निकल स्किल्स कौन कौन से होते हैं? टेक्निकल स्किल्स का मतलब ये होता है कि नॉलेज होना और प्रोफिशिएंसी होना किसी भी एक स्पेशलाइज फील्ड के अंदर, ये यानी कि एक नॉलेज भी होना किसी भी फील्ड के बारे में, और फिर उसकी प्रोफिशिएंसी के साथ उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। असल में टेक्निकल स्किल का मतलब ये होता है कि हाथों से काम करने वाले स्किल होना। जैसे कोई अकाउंटेंट है वो हाथों से काम करता है तो वो एक टेक्निकल स्किल है। ह्यूमन स्किल, अब जो ह्यूमन स्किल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरह काम करने को ह्यूमन स्किल कहा जाता है। अब ये चाहे इंडिविजुअली हो, चाहे बहुत इंडिविजुअली है ना, ग्रुप। कॉन्सेप्चुअल स्किल, अब कॉन्सेप्चुअल स्किल क्या है? कॉन्सेप्चुअल स्किल का मतलब है एबिलिटी टू थिंक एंड टू कॉन्सेप्चुअलाइज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यानी एबिलिटी होना, वो काबिलियत होना जिससे सोचा जा सके और कॉन्सेप्चुअलाइज किया जा सके एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जुलाई की गर्मी में एग्ज़ाम हो रहे हैं और 2 बजे एग्ज़ाम होते हैं, और उस दौरान जो है वो लाइट चली जाती है, तो वो एक तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना ये जो है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के अंदर आता है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखा जाता है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स अमंग सब यूनिट, और जो सब यूनिट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप जो उसको समझना, और विजुअलाइज करना कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन फिट्स इनटू इट्स ब्रॉडर एनवायरनमेंट, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिट्स होती है अपने ब्रॉडर एनवायरनमेंट में। सो नाउ द वर्टिकल डिफरेंसेस इन मैनेजरियल रोल्स, मैनेजमेंट रोल। अब डिफरेंट मैनेजर्स को डिफरेंट जो है वो स्किल्स की जरूरत होती है। जो टॉप मैनेजर होते हैं प्लानिंग करते हैं, उनको जरूरत पड़ती है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की। जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं उनको जरूरत पड़ती है मिक्स्ड स्किल्स की, और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर वगैरह जो लीडिंग कर रहे होते हैं, इनको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इसके सबसे नीचे जो होता है वो ऑपरेशनल लेवल स्टाफ होता है, जो मैनेजरियल स्टाफ नहीं होता। सबसे पहले अगर हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखें तो सबसे ऊपर टॉप मैनेजर होते हैं, उसके बाद मिडिल मैनेजर होते हैं, फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं, और फिर सबसे आखिर में नन मैनेजर्स होते हैं जो मैनेजर्स नहीं होते हैं। अभी आपके सामने मैनेजमेंट प्रोसेस की एक डायग्राम है जो एक समरी बता रही है जो कुछ आपको पढ़ाया गया अब तक, कि मैनेजर का एक वर्क एजेंडा होता है और वो वर्क मेथड और रोल परफॉर्म करता है, मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, और गोल अचीव करना होते हैं। गोल अचीव करने के लिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है मैनेजर को। और ये जो डायग्राम ली गई है ये ली गई है कैरल एंड गिलिन की
1987 से। सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको दिखाया गया। अब है इवॉल्विंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो 20 सालों के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो आपको दिखाई जा रही है। 1980s के अंदर काफ़ी सारी लेवल्स होती थी हायरार्की के अंदर, फिर 1990 में लेवल्स में कमी आ गई और फिर 2000 में डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई। अब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर पे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव कर रही हैं। अब ये आपके सामने ये भी एक तरह की हिरार्की दिखाई जा रही है। सबसे ऊपर एक्स जो है ये मैनेजर, टॉप मैनेजर है एक है, जो कि उसके नीचे वाई जो है Y1 Y2 और Y3 ये मिडिल मैनेजर हैं। टॉप मैनेजर एक है, मिडिल मैनेजर 3 है उसके अंडर में। और यहाँ पे कुछ हिस्सा जो ये ओवरलैप है, तो ये ओवरलैपिंग को शो कर रहा है कि वर्क कुछ ओवरलैप भी होता है मिडिल मैनेजर और टॉप मैनेजर के दरमियान। और फिर वाई से नीचे जो है वो जेड है, यानी कि ये लोअर लेवल मैनेजर है। और लोअर लेवल मैनेजर और मिडिल मैनेजर के दरमियान भी कुछ वर्क जो है वो ओवरलैप होता है। सो टॉप मैनेजर सबसे ऊपर होता है, फिर मिडिल मैनेजर होता है, फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर और फिर सबसे नीचे वर्क ग्रुप। सो अब मैनेजरियल टाइटल को देखें तो फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन होते हैं? ये वो मैनेजर होते हैं जो नॉन मैनेजरियल इंडिविजुअल्स के साथ, स्टाफ के साथ वर्क करते हैं और डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। और वो इंडिविजुअल्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन और क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। यानी जो स्टाफ प्रोडक्शन कर रहा होता है, प्रोडक्शन के अंदर होता है डायरेक्टली इन्वॉल्व, उसको जो मैनेज करने वाले मैनेजर होते हैं उस स्टाफ को वो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं। इसी वजह से इनको टेक्निकल स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है। दूसरे जो मैनेजर होते हैं वो मिडिल मैनेजर होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो फर्स्ट लाइन मैनेजर और टॉप मैनेजर के दरमियान होते हैं। फर्स्ट लेवल मैनेजर से ऊपर होते हैं और टॉप लेवल मैनेजर से नीचे होते हैं। और सबसे जो ज़्यादा टॉप के मैनेजर होते हैं वो टॉप मैनेजर होते हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइज जो है ये डिसीजन बना रहे होते हैं और ये प्लान स्टैब्लिश करते हैं। गोल्स, ऐसे प्लान और गोल्स को स्टैब्लिश करते हैं जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा होता है, यानी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा होता है। अब आपको यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ती है डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल के ऊपर। तो टॉप मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की, और दूसरी स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की। मिडिल मैनेजमेंट को जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा ह्यूमन स्किल्स की, और लो लेवल मैनेजमेंट जो कि नॉन मैनेजर्स के साथ काम करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, तो इनको जरूरत पड़ती है टेक्निकल स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो हॉरिजॉन्टल मैनेजमेंट रोल्स में अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरल मैनेजर्स जो होते हैं ये इनका ग्रोथ फोकस होता है, यानी ग्रोथ का। फंक्शनल मैनेजर्स जो होते हैं इनका स्पेसिफिक और टेक्निकल किस्म का फोकस होता है। जनरल मैनेजर जो होते हैं इनका ब्रॉड और होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, या जाहिर बात है किसी प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, तो इनका इंटीग्रेटिव और टीम फोकस होता है, टीम होती है इनके पास। अब है क्रॉस रोड। आपको एक केस स्टडी जो है सॉल्व करने के लिए यहाँ दी गई है कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसके मुताबिक अपनी एक केस स्टडी है जो आपने सॉल्व करनी है। और जो आईटी और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है आप में से, वो इसको काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं और काफ़ी इजीली इसको समझ जाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, जो कि आईटी कंपनी है, डेवलपिंग करती है सॉफ्टवेयर बनाती है जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए। .com क्राइसिस की वजह से उसकी जो एक्सपोर्ट है वो डिसअपेयर्ड हो गई, मार्केट से ख़त्म हो गई। जबकि जब बजट बना था तो उस वक्त क्या था कि एक्सपेक्टेड इनकम जो थी एक्सपोर्ट से वो भी शामिल की गई थी उस बजट के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन एबीसी ने जो है वो एक बड़ा लॉस बनाया है, बड़ा उसको लॉस हुआ है, क्योंकि जो बजट बना था तो उसमें तो एक्सपोर्ट से जो भी इनकम थी एक्सपेक्टेड वो शामिल की गई थी, लेकिन अब क्राइसिस आने की वजह से, .com क्राइसिस की वजह से एक्सपोर्ट जो है मार्केट से डिसअपेयर्ड हो गई है। तो अगर आप जीएम होते इस ऑर्गेनाइजेशन के, यानी जनरल मैनेजर अगर आप होते तो आप क्या करते और क्यों करते? तो अब आपने जो है इस सवाल को सोचना है, इसका आंसर सोचना है और सोल्यूशन सोचना है। नाउ द मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज, यानी कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, मैनेजरियल काबिलियत कौन कौन सी होती हैं जो मैनेजरियल इफेक्टिवनेस के लिए चाहिए होती हैं। सो कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की काबिलियत होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं होता कि एक शख्स जो बोलना जिसको आ जाए तो उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं, बल्कि वर्ड्स का यूज़ करना, कौन से वर्ड्स कहाँ पे यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से, तो ये कहलाई जाती है कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंसी। अब अगर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर्स
पढ़ लिया है तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझते होंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो जब आप उस कोर्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंसी क्या होती है। इसके अलावा प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्पिटेंसी, जारी बात है मैनेजमेंट का काम है प्लानिंग करना, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करना और स्ट्रेटेजिक एक्शन लेना, इसकी कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को मैनेज करने की कॉम्पिटेंसी, ग्लोबल अवेयरनेस, अब आज की जो दुनिया है वो जारी बात है ग्लोबल अवेयरनेस इसमें बहुत ज़रूरी है। और टीम वर्क की कॉम्पिटेंसी, टीम के साथ जो है टीम वर्क मिलके काम करने की कॉम्पिटेंसी। सो 21st सेंचुरी मैनेजमेंट, अब 21st सेंचुरी की जो मैनेजमेंट है जारी बात है उसमें चेंजेस भी हैं, इनोवेशन भी है, मार्केट एंड टेक्नोलॉजी डाइवर्सिटी आ रही है, मार्केट्स में और टेक्नोलॉजी में डाइवर्सिटी आ रही है, मार्केट्स, प्रोडक्ट्स और स्टाफ में ग्लोबलाइजेशन हो रही है, क्वालिटी और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो रही है। सो मैनेजिंग डाइवर्सिटी करना ज़रूरी है अब इस दौर के अंदर, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी, अब क्वालिटी ज़रूरी क्यों है, क्यों क्वालिटी की प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाए? तो पहली चीज़ तो ये कि पॉजिटिव कंपनी इमेज होना चाहिए। इमेज होता है, जब कोई कंपनी की प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाली होंगी तो उस कंपनी का इमेज भी बहुत अच्छा होगा मार्केट के अंदर, लोग उस कंपनी की प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जब क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बनती है तो उस कंपनी की जो कॉस्ट होती है उसमें भी कमी आती है और मार्केट शेयर में भी इजाफा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। और उसके अलावा प्रोडक्ट की लाइबिलिटी में भी कमी आती जाती है। प्रोडक्ट की लाइबिलिटी हमेशा तब बढ़ती है जब कोई कंपनी ख़राब प्रोडक्ट बना रही होती है, फॉल्टी प्रोडक्ट बना रही होती है, और जब कोई कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी हमेशा कम हो जाती है। अब है लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर थोड़ा रिकैप है सेशन नंबर 5 का। हिरार्कल स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। मैनेजर, जितने भी मैनेजर होते हैं उनको डिसीजन लेना होता है, और आपके सामने जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे ऊपर जो टॉप मैनेजर है वो एक ही है, और उससे नीचे जो मिडिल मैनेजर है वो उससे ज़्यादा है, और सबसे नीचे जो लोअर लेवल मैनेजर है वो मिडिल मैनेजर से भी ज़्यादा है। सो नाउ दी एमडी डायरी, अब एमडी डायरी आपके सामने मौजूद है कि एक एमडी किस तरीके से अपना दिन गुजारता है। If you talk about my role in the organization and where I put my effort, then the first area is in the strategic direction of the organization. यानी कि अगर आप मेरे रोल के बारे में पूछें, बात करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कहाँ मैं अपनी एफर्ट लगाता हूँ, तो पहला एरिया है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम थिंकिंग अबाउट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग एंड हाउ वी आर गोइंग टू मूव इट देयर। इनके ज़्यादा तौर पर टाइम ये बात सोचने में गुजरती है कि कहाँ ऑर्गेनाइजेशन जा रही है एंड हाउ वी आर गोइंग टू मूव इट देयर, और किस तरीके से हम उसको मूव करेंगे। द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। जो विजन है ऑर्गेनाइजेशन का और जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस रखती है। That's what I see my role. So a lot of time is making sure that I'm coaching, directing and leading people in the direction that will deliver the vision. So यही मेरा रोल है, और ज़्यादातर वक्त जो है इस बात को श्योर करने में गुजरता है कि मैं कोच कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ लोगों को उस डायरेक्शन के अंदर जो डिलीवर करेगी विजन। एंड दीज की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, और की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ माई एफर्ट गोज। ज़्यादातर एफर्ट जो है वो इसी चीज़ में जाती है। We do the work today, but I try to maintain my focus out another year or two all the time. And where we want to be in 3 years. यानी हम काम तो आज कर रहे हैं लेकिन मैं मेंटेन करता हूँ अपना फोकस अगले साल पे या फिर 2 सालों में, और कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं 3 साल के अंदर, यानी 3 साल बाद हम कहाँ पहुँचेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आर नॉर्मल ऑपरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ, यानी कि नॉर्मल ऑपरेशन रिक्वायरमेंट एक तरफ, और उसके अलावा मेकिंग श्योर दैट कॉस्ट आर अंडर कंट्रोल, कॉस्ट जो है वो अंडर कंट्रोल हो, इस बात को श्योर करना जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो अंडर कंट्रोल हो। क्वालिटी एंड सेफ्टी इज एड्रेस टू, क्वालिटी और सेफ्टी का भी ख्याल किया जाता है। एंड कस्टमर्स आर बीइंग सपोर्टेड इन द राइट वे, और कस्टमर को भी सही तरीके से जो है वो सपोर्ट किया जाता है। दैट्स माय टाइम। नाउ द सबऑर्डिनेट्स लोग, अब सबऑर्डिनेट किस तरीके से वक्त गुजारता है। Being the first line manager means you are a meat in the sandwich. First line manager का मतलब ये होता है कि मीट है सैंडविच के अंदर, जिस तरह से सैंडविच के दरमियान में मीट होता है, इसी तरह से फर्स्ट लाइन मैनेजर भी एक तरह से दरमियान में होता है। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सबऑर्डिनेट्स एंड यू आर सेल्फ अ सबऑर्डिनेट। फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स की भी होती है, और वो खुद भी एक सबऑर्डिनेट होता है। जो मिडिल मैनेजर होते हैं या टॉप मैनेजर होते हैं वो उनका सबऑर्डिनेट भी होता है। Since I was promoted from ranks non-managers, I faced a number of challenges. Those who were friends and colleagues yesterday were all of a sudden individuals I needed to direct. अब जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है वो प्रमोट हुआ था नन मैनेजर की रैंक से,
सो नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं जो फेस करना पड़ते हैं। जो लोग दोस्त थे या कुलीग्स थे कल, और अचानक से वो लोग जो है सबऑर्डिनेट बन जाते हैं, तो जरूरत पड़ती है उनको डायरेक्शन देने की। I needed to deal with the personal interest conflict of what was best for the firm. So इस बात की जरूरत पड़ी मुझे डील करने के लिए कि पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे क्या बेस्ट है फर्म के लिए, and what was best for my subordinate, and what was comfortable for me, and what was satisfying senior management. और क्या बेस्ट है सबऑर्डिनेट के लिए भी, और क्या कंफर्टेबल है मेरे लिए, और क्या सेटिस्फाई कर रहा है सीनियर मैनेजमेंट को. Another issue was that I had to manage senior individuals with greater experience and knowledge of the business than I had. और दूसरा एक इशू ये है कि मैनेज करना होता है मुझे सीनियर इंडिविजुअल्स को, जो ऐसे इंडिविजुअल्स जो सीनियर है, जो पुराने हैं, और उनका जाहिर बात है एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और उनकी नॉलेज भी ज़्यादा है बिजनेस के अंदर मुझसे, यानी कि जो सबऑर्डिनेट से ज़्यादा है. I am trying to keep balance between colleagues, customers, and the administrative and reporting functions that senior management require. अब मैं जो है वो I'm trying to keep balance. मैं बैलेंस जो है वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ colleagues के दरमियान, कस्टमर्स के दरमियान, एडमिनिस्ट्रेटिव के दरमियान और रिपोर्टिंग फंक्शंस जो कि सीनियर मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड है. Now the pioneering ideas in मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट यस्टरडे एंड टुडे, अब पहले के दौर की मैनेजमेंट और अब के दौर की मैनेजमेंट में काफ़ी जो है वो चेंजेस आती जा रही हैं. मैनेजमेंट की जो फील्ड है वो लिंक है दूसरी फील्ड ऑफ स्टडीज से. अब वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनसे मैनेजमेंट जो है वो लिंक है? इकोनॉमिक्स है, माशियात जिसे कहते हैं, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ्स एंड स्टेट्स हैं. इन तमाम फील्ड से जो है वो मैनेजमेंट जो है वो लिंक है. अब मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं. सबसे पहले प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स हैं जो क्लासिकल से भी पहले आई, इसी वजह से इसको प्री क्लासिकल कहा जाता है. फिर आई क्लासिकल व्यू पॉइंट, फिर आया बिहेवियरल व्यू पॉइंट, फिर आया क्वांटिटेटिव व्यू पॉइंट, एंड देन द कंटेम्परेरी व्यू पॉइंट. अब इन तमाम की डिटेल आगे चल के आप पढ़ते रहेंगे. सो प्री क्लासिकल, अब प्री क्लासिकल के अंदर जो थ्योरीज थी उसमें पिरामिड्स एंड वॉल्स हैं, और एडम स्मिथ 1776 में दी एडम स्मिथ ने, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रायर टू 1900 से पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. क्लासिकल के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है. बिहेवियरल के अंदर हॉथर्न एक्सपेरिमेंट है, ह्यूमन रिलेशन व्यूज है, एंड बिहेवियरल साइंस. क्वांटिटेटिव के अंदर है ऑपरेशंस रिसर्च, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. कंटेम्परेरी व्यू पॉइंट के अंदर है सिस्टम्स थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, इमर्जिंग थ्योरी, और इमर्जिंग थ्योरीज के अंदर भी थ्योरी Z है, TQMA, KMA और LO है. अब इनकी डिटेल आगे आएगी. सो सबसे पहले देखते हैं प्री क्लासिकल. प्री क्लासिकल के अंदर पिरामिड्स और वॉल है. अब ये जो बनाए गए थे इनकी जो हिस्ट्री है वो तकरीबन 500 से 5000 साल पहले के दरमियान ये बनाए गए हैं, और इनकी जो डिटेल आपको बताई गई है वो पहले लेसन के अंदर ही बता दी गई है. तो अगर आपने इसकी डिटेल देखनी हो तो आप पहले लेसन वाला हिस्सा देखें. फिर दूसरी जो प्री क्लासिकल के अंदर थ्योरी दी वो थी एडम स्मिथ ने दी, डिवीजन ऑफ लेबर की. अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ब्रेक डाउन करना जॉब्स को नैरो और रिपीटेटिव टास्क के अंदर. यानी क्या मतलब? यानी एक जॉब को डिवाइड कर लेना इस तरीके से कि नैरो और रिपीटेटिव टास्क हो. फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट बन रही है, वो उसको बनने के अंदर 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स लगते हैं उस प्रोडक्ट को बनने के अंदर, और वर्कर्स भी सपोज 8 ही हैं. तो अब ये नहीं हो कि हर वर्कर से सारे स्टेप करवाए जाएं. अगर हर वर्कर से एक एक स्टेप करवाया जाएगा तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन में इजाफा होगा, तेज होगी प्रोडक्शन, क्योंकि वर्कर एक ही काम को, एक ही स्टेप को जब बार बार करेगा तो वो रेपिटेटिव टास्क हो जाएगा, और उससे क्या होगा? वो तेजी से वो काम कर सकेगा. तो इसी को कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर. जॉब जो है उसको ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया. 8 स्टेप अगर लगते हैं प्रोडक्ट के बनने में और 8 ही वर्कर है तो हर वर्कर को एक एक स्टेप दे दिया. ये नहीं हुआ कि हर वर्कर से 8 स्टेप करवाए जा रहे हैं. नाउ दी अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज. अब अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज में जिन जिन लोगों ने अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज दिए उनमें रॉबर्ट ऑन थे, चार्ल्स बेबेज थे और हेनरी आर टाउन. तो इस लेक्चर के अंदर तो रॉबर्ट ऑन का जो व्यू है वो मौजूद है. सो रॉबर्ट ऑन जो है वो एडवोकेट थे वर्किंग और लिविंग कंडीशन के एम्प्लॉय के. इनका कहना था कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंच के लिए टाइम प्रोवाइड करे अपने वर्कर्स को, बल्कि जहाँ पे एम्प्लॉयज रहते हैं वहाँ की रोड्स, सैनिटेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये कहना था रॉबर्ट ऑन का.
अब है लेक्चर नंबर 7 जिसमें थोड़ा सा रिकैप है सेशन नंबर 6 का। सो मैनेजमेंट यस्टरडे एंड टुडे, पहले के दौर की मैनेजमेंट और अब के दौर की मैनेजमेंट में चेंजेस आती जा रही हैं। थ्योरीज आई कई सारी और इन थ्योरीज की डिटेल आपको इस कोर्स में पढ़ाई जाएगी। सो अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज में आपको रॉबर्ट ऑन के बारे में पिछले लेसन के अंदर बताया गया। अब इस लेसन में आपको चार्ल्स बाबेज के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो थे, आपने पढ़ा ही होगा इनके बारे में स्कूल के अंदर कि ये फादर ऑफ कंप्यूटिंग है। इन्होंने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी बनाया एंड आइडियाज ऑन वर्क, फिजिकल एंड मेंटल स्पेशलाइजेशन, यानी मेंटल और फिजिकल वर्क जो है, ऐसे वर्क जिसमें मेंटली भी तौर पे इंसान वर्क कर रहा है और फिजिकली भी, जैसे अकाउंटेंट का काम है। इसके अलावा प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, कॉस्टिंग, इंसेंटिव और प्रॉफिट शेयरिंग प्लान के बारे में भी इन्होंने बताया। इंसेंटिव के बारे में भी आपको शायद पता होगा। मोटिवेशन के लिए, वर्कर के मोटिवेशन के लिए इंसेंटिव दिया जाता है अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर। और प्रॉफिट शेयरिंग प्लान भी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट को भी अपने शेयर करे वर्कर्स के साथ, क्योंकि सारी बात है ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट अगर अर्न कर रही है तो इसी वजह से कर रही है क्योंकि वर्कर की परफॉर्मेंस की वजह से। सो नाउ दी प्री क्लासिकल में अब है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रायर टू 1900। सो मशीन पावर वर्सेस ह्यूमन पावर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था कि मशीन की पावर का जो है वो यूज किया गया, यानी कि अब जो है मशीन का इस्तेमाल बढ़ता चला गया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। नाउ दी अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज असेसिंग। अब उसकी अगर हम असेसमेंट करें अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज को, तो उसमें जो एफर्ट्स थी वो अनकोऑर्डिनेटेड थी और जो कंट्रीब्यूशंस थी वो रिलेट थी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से, खास प्रॉब्लम से। और उसके अंदर मैनेजमेंट को एज अ सेपरेट फील्ड और स्किल देखा नहीं गया जब तक टाउन सम्राट हेनरी टाउन ने ही डेवलपमेंट की जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉल फॉर अ मैनेजमेंट साइंस। और ये खुद जो है एक इंजीनियर थे, हेनरी टाउन। नाउ द क्लासिकल। अब क्लासिकल में कौन कौन सी थ्योरीज हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। सो क्लासिकल व्यू पॉइंट है क्या? ये वो व्यू पॉइंट है जो एम्फसाइज करता है उन तरीकों को फाइंड करने पे जिससे मैनेज किया जा सके वर्क और ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा एफिशिएंटली से मुराद क्या? यही के कम टाइम पे ज्यादा काम करना, इसको हम कहेंगे एफिशिएंटली तौर पे वर्क हो रहा है, कम रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन करना, ये जो है एफिशिएंटली हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे एफिशिएंट हो सकती है? सोसाइटी के बारे में सोच कर उसकी केयर करते हुए, यानी कि अपने कस्टमर्स का ख्याल रखते हुए, अपनी जो भी सोसाइटी का एनवायरनमेंट है उसका ख्याल रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन भी एफिशिएंट हो सकती है। सो क्लासिकल थ्योरीज में हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट में फ्रेडरिक टेलर हैं, फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ हैं, हेनरी गेंट है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में मैक्स वेबर है और हेनरी फ्योल है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? इसका मतलब ये है कि यूज करना साइंटिफिक मेथड्स को ताकि डिटरमाइन कर सके द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन, एक बेहतर तरीका जॉब करने के लिए। और ये वो अप्रोच है जो फोकस करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क मेथड, साइंटिफिक स्टडी वर्क मेथड की, किस लिए? ताकि इम्प्रूव की जा सके वर्कर्स की एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाई जा सके। अब है टेलर्स के 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो है कि स्टडी ईच पार्ट ऑफ अ टास्क साइंटिफिकली, यानी कि हर जो हिस्सा है टास्क का उसको साइंटिफिकली तौर पे स्टडी किया जाए और डेवलप किया जाए बेस्ट मेथड टू परफॉर्म इट, यानी कि बेहतर से बेहतर मेथड को डेवलप किया जाए, तरीके को डेवलप किया जाए ताकि उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे शावल होता है जिसको मजदूर यूज करते हैं जब वो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है हाउस वगैरह की, तो वहाँ पे बजरी वगैरह उठाने के लिए वो शावल यूज करते हैं। अब उसका साइज अगर जाहिर बात है छोटा है तो उससे काम जो है काफी स्लो होगा, लेकिन अगर उसका साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? उससे एफिशिएंटली तौर पे वर्क होगा। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये कि वर्कर को केयरफुली तौर पे सिलेक्ट किया जाए और फिर ट्रेन किया जाए ताकि वो परफॉर्म कर सके टास्क को, टू परफॉर्म अ टास्क यूजिंग साइंटिफिकली डेवलप मेथड, ताकि परफॉर्म करें टास्क को साइंटिफिकली डेवलप मेथड को यूज करते हुए। तो उनको ट्रेन, पहली चीज तो ये होती है कि सिलेक्शन भी केयरफुल तरीके से हो। ये नहीं हो कि सिलेक्शन तो बहुत ही अनकेयरफुल तरीके से हो जाए और फिर बाद में ट्रेन किया, नहीं, पहले सेलेक्ट भी केयरफुल तरीके से किया जाएगा वर्कर को, फिर उसके बाद उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि फिर वो परफॉर्म कर सके टास्क को साइंटिफिकली डेवलप मेथड को यूज करते हुए।
तीसरा प्रिंसिपल है कि कॉपरेट किया जाए वर्कर के साथ फुली तौर पे। अब जाहिर बात है वर्कर ट्रेन भी हो गए, सिलेक्ट भी हो गए, तो अब उसके बाद उनके साथ फुली तौर पे कॉपरेट किया जाए और इस बात को इंश्योर किया जाए कि वो प्रॉपर मेथड यूज करें। चौथा ये कि डिवाइड कर दी जाए वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अब वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को टुकड़ों में बांट दिया जाए ताकि मैनेजमेंट जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी प्लानिंग के लिए। मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग करेगी वर्क मेथड को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए, और वर्कर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे एग्जीक्यूटिंग करने के लिए वर्क को अकॉर्डिंगली। यानी जो मैनेजर्स ने प्लान बनाया होगा वर्क उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ दी फ्रैंक एंड लिनियन गिलब्रेथ, अब इन्होंने जो है टाइम एंड मोशन स्टडी दी थी। अब ये दोनों जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ थे, और इन्होंने जो है वो ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से जो एक थ्योरी दी जिसमें टाइम और मोशन के दरमियान कोरिलेशन था। अब कोरिलेशन को जिस तरह से जब हम कोई काम करते हैं उसमें हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा एक मोशन होता है, तो कुछ इस तरीके से हम हाथों का इस्तेमाल करें कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको कम से कम टाइम में हम कर सकें, क्योंकि टाइम भी एक रिसोर्स है। तो जितना कम टाइम लगेगा किसी काम करने में तो जाहिर बात है उतना कम जो है वो एफिशिएंसी, जो जितना कम टाइम लगा तो उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उस काम के अंदर। हेनरी गेंट, अब हेनरी गेंट ने जो है वो पे इंसेंटिव का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि जितना ज्यादा अच्छा कोई वर्कर वर्क करता है, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी करता है उतना ज्यादा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। और साथ में गैंट चार्ट, अब गैंट चार्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होती है कि कौन सा टाइम वर्क में कितना टाइम लगना चाहिए। विजुअलाइजेशन विजुअली तौर पे शो करता है ये गैंट चार्ट के कौन से वर्क में कितना टाइम लगना चाहिए। अब है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। और ये एक ऐसी अप्रोच थी एम्फेसाइज करती है जो नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट इन अ रैशनल मैनर, क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रैशनल मैनर में ऑपरेट करे, ना कि ये हो कि ऑनर्स की या मैनेजर्स की जो विम्स हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चले। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब एक वर्कर जो है मैनेजर को पसंद है तो उसकी प्रमोशन हो रही है, और एक वर्कर ऐसा है जो जिसका फेस उसको पसंद नहीं है तो सिर्फ फेस की बुनियाद पे उसको जो है वो उसकी प्रमोशन रोकी गई है। तो इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो है वो प्रमोशन दी जाए। ये नहीं हो कि किसी के कपड़ों का कलर अच्छा नहीं है तो उसकी प्रमोशन रोकी हुई है, किसी का फेस पसंद आ जाता है मैनेजर को तो उसकी प्रमोशन हो रही है। नहीं, इस किस्म की चीज़ें नहीं हो, बल्कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो है वो प्रमोशन दी जाए। तो इसी को कहा जा रहा है कि रैशनल मैनर में जो है वो ऑपरेट करे ऑर्गेनाइजेशन। सो वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी यही थी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो। एक तो डिवीजन ऑफ लेबर हो, डिवाइड कर दिया जाए वर्क को, और जारी बात है क्लियर डिफाइंड हियरार्की हो। हियरार्की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन किसके ऊपर है, कौन टॉप मैनेजर है, कौन मिडिल है, कौन लोअर है। इसके अलावा डिटेल में रूल्स एंड रेगुलेशन हो, जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो उनकी पूरी डिटेल हो। और इम्पर्सनल रिलेशनशिप, यानी पर्सनली तौर पे किसी की पसंद के मुताबिक नहीं हो, ना उसमें जेंडर बाइसनेस हो, ना ये हो कि ये मेरे इलाके का शख्स है तो इसकी प्रमोशन हो जाए और ये मेरी कौम का शख्स है तो इसकी प्रमोशन हो जाए। नहीं, इस तरह की कोई भी पर्सनली किस्म की वो नहीं हो, बल्कि इम्पर्सनल होने चाहिए रिलेशनशिप्स। सो इम्पर्सनैलिटी, अब इम्पर्सनैलिटी को डिटेल में देखते हैं कि इम्पर्सनैलिटी क्या है। रूल्स प्रोसीजर सैंक्शन बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली, यानी जितने भी रूल्स होंगे, प्रोसीजर होंगे, सैंक्शन होंगे, यूनिफॉर्मली तौर पे अप्लाई होंगे, यानी सबको बिल्कुल बराबर, रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज एंड पर्सनल कंसिडरेशन, किसी की कैसी भी पर्सनैलिटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल्स जैसे भी होंगे, प्रोसीजर जो भी होंगे, सेक्शन सब पे बराबर जो है वो अप्लाई किए जाएंगे। तो ये इम्पर्सनैलिटी वाली बात आ गई। फिर फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशन होंगे, यानी कि फॉर्मल रूल्स जब होंगे तो फिर जाहिर बात है वो रिटर्न होंगे, रिटर्न होने चाहिए। रूल जो है रिटर्न रूल्स होने चाहिए, शुड स्पेसिफाई द वर्क बिहेवियर डिजायर्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन मेंबर एंड इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी, और उसमें भी यूनिफॉर्मिटी हो यानी एक जैसे। एंड वेल डिफाइंड हायरार्की, यानी कि मल्टीपल लेवल्स ऑफ पोजीशन, जो पोजीशंस है मल्टीपल लेवल की, विद क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये बिल्कुल रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए। अमंग लेवल्स विद एन एबिलिटी टू एस्टैब्लिश एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्शन, जो भी एक्शंस हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होना, जवाबदही होना। एंड फोर्थ इज दी स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, यानी कि स्पेशलाइजेशन हो, जॉब जो है वो टूट जाए वेल डिफाइंड टास्क में, सो मेंबर नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, मेंबर्स को ये पता चल सके कि उनको उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
एक काम है उसको एक काम को करने के 8 स्टेप्स हैं, तो 8 वर्कर्स के दरमियान उनको तोड़ दिया जाए। हर वर्कर एक एक किस्म का काम करेगा, एक स्टेप करेगा। तो अब वर्कर को ये पता होगा कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंड हेंस दे कैन बिकम एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट एट द टास्क। अब एक ही चीज को बार बार जब कोई वर्कर करेगा तो वो कॉम्पिटेंट होते जाएंगे, वो उसमें महारत हासिल कर लेंगे, तो स्पेशलाइजेशन होगी। और करियर एडवांसमेंट जो है वो मेरिट की बेस पे हो, जो भी सिलेक्शन होगी या प्रमोशन होगी वो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर होगी। ये नहीं होगी पर्सनल लाइकनेस की बुनियाद पे, किसी की सिफारिशात की बुनियाद पे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि जो भी सिलेक्शन हो रही है, प्रमोशन हो रही है, मेंबर्स में जितनी क्वालिफिकेशन उन्होंने उनके पास मौजूद है और जो उनकी परफॉर्मेंस है, दोनों चीजें की बुनियाद पे होगी। अब है लेसन नंबर 8। सो क्लासिकल थ्योरिस्ट के अंदर अब है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, यानी हेनरी फ्योल। तो ये जो हेनरी फ्योल थे, ये एक माइनिंग इंजीनियर थे और फिर उसके बाद ये एमडी बन गए थे 1888 में। एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इनकी जो माइनिंग की और मेटलर्जिकल की जो कॉरपोरेशन है, जो कंपनी है, वो अभी भी सरवाइव कर रही है सेंट्रल फ्रांस के अंदर, यानी अभी भी वो वर्क कर रही है। और एज अ टॉप मैनेजर हेनरी फ्योल ने जो है वो डेवलप की मैनेजमेंट थ्योरी जो सिखाई जाती है उन इंडिविजुअल्स को जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड फ्योल आइसोलेटेड द मेन एक्टिविटी टाइप्स इन बिजनेस और इंडस्ट्री विद इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। अब मैनेजरियल एक्टिविटीज ने फ्योल ने आइडेंटिफाइड की 5 चीजें जो हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 चीजें आपको यहाँ भी दिखाई जा रही है दोबारा से। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है और कंट्रोलिंग है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है क्या? अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का मतलब ये कि एक ऐसी अप्रोच जो कि फोकस करती है उन प्रिंसिपल्स पे जो मैनेजर्स यूज करते हैं ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सकें इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो अंदरूनी एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट कर सके, यानी यूनिफाई कर सके उन एक्टिविटीज को। और फ्योल ने पब्लिश किए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपनी 1949 के अंदर। अब इन जो 14 प्रिंसिपल है ये आपके सामने है, एक एक करके इनको देखते हैं। सो पहला था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, ये तो अब तक शायद आप समझ गए हो। ये वर्क स्पेशलाइजेशन को कहते हैं, यानी कि हर वर्कर को जो है वो अलग-अलग से काम दे दिया जाए एक स्पेशलाइजेशन के मुताबिक। एक ही काम जो है वो बार बार करता रहे एक वर्कर। उससे क्या होगा कि जाहिर बात है एफिशिएंसी भी होगी और ये एप्लीकेबल है मैनेजरियल और टेक्निकल फंक्शंस दोनों में। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं कि किस हद तक वर्क को डिवाइड किया जा सकता है। उसके अलावा अथॉरिटी हो, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जाहिर बात है ऑर्डर देना, दूसरों को ऑर्डर देने का राइट मिलना। और जाहिर बात है जब कभी भी अथॉरिटी आती है तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जिन जिन लोगों को अथॉरिटी मिलती है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है कि उन्होंने ये काम पूरे करने हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, जाहिर बात है रन इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रन करने के लिए। बट स्टेट ऑफ डिसिप्लिन शैल डिपेंड एसेंशियली ऑन इट्स लीडर वर्थीनेस। लेकिन जो जाहिर बात है डिसिप्लिन है वो डिपेंड इस पे भी करता है कि लीडर की कितनी वर्थ है। जितना ज़्यादा वर्थीनेस होगी उसी हिसाब से फिर डिसिप्लिन जो है वो फॉलो होगा। सो नाउ चौथा जो है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब जो कमांड मिले वर्कर को उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर जो है वो कमांड दे रहा हो, डायरेक्शन दे रहा हो। ये नहीं हो कि एक एम्प्लॉय को 2 मैनेजर्स डायरेक्शन दे रहे हैं, एक मैनेजर कुछ बोल रहा है कि कुछ करो, दूसरा मैनेजर बोल रहा है कुछ और। तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो उनको करने का एक ही सेम ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव सेम होने चाहिए। एक्टिविटीज एम एट द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑर्गेनाइज। सो देयर इज वन प्लान एंड वन पर्सन इन चार्ज। एक ही प्लान होना चाहिए और 1 पर्सन इन चार्ज। और उसके अलावा सबऑर्डिनेशन हो इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि अपने मफादात जो अपने इंटरेस्ट हैं एम्प्लॉइज उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट और गोल हैं उनको अहमियत दें। इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी जो जनरल इंटरेस्ट है यानी वो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी अपना जाती जो इंटरेस्ट है, तो अपने इंटरेस्ट की सबऑर्डिनेशन हो। सो रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन यानी कंपनसेशन जो पे किया जाता है वो फेयर होना चाहिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए, यानी जो पे किया जाता है।
सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अंदर, और इसका ऑब्जेक्टिव ये कि ऑप्टिमम यूज किया जाए पर्सनल कैपेबिलिटीज को, जो काबिलियत है उसका एक ऑप्टिमम यूज किया जाए, बेहतर से बेहतर तौर पे जो है वो यूज किया जाए। स्केलर चेन होनी चाहिए, यानी कि स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी हो, एक्सटेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन कम्युनिकेशन पाथ, यानी कि अब ये इसके अंदर जो है वो स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी हो जिसमें टॉप से बॉटम हो और एक ऑर्गेनाइजेशन की हो, जिससे हमें एक पता चल सके कम्युनिकेशन किस तरह फ्लो करेगी, ऊपर से नीचे तक आएगी, नीचे से ऊपर तक जाएगी। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो एनकरेज की जाती है एज लॉन्ग एज द मैनेजर इन द चेन आर कीप्ड इन्फॉर्म। जब तक मैनेजर जो है वो चेन के अंदर जो है वो कीप्ड इन्फॉर्म्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को एनकरेज किया जाता है। उसके अलावा ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर से मुराद जितना भी सामान रखा हुआ है, मटेरियल रखा हुआ है, वो एक ऑर्डर में रखा हो, बिखरा हुआ नहीं हो सामान, ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ हो। और जाहिर बात है ड्यू टू गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड सिलेक्शन द राइट पर्सन शुड बी इन राइट प्लेस। इसके अलावा ना सिर्फ सामान का ऑर्डर होना चाहिए बल्कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज में भी ऑर्डर होना चाहिए। राइट पर्सन शुड बी इन द राइट प्लेस, यानी सही शख्स को सही जगह पे लगाया जाए, जिस शख्स का जो काम है उससे वही काम लिया जाए, उसको भी बिल्कुल उसी जगह पे लगाया जाए। एंड इक्विटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, एम्प्लॉइज को ट्रीट करना चाहिए काइंडनेस के साथ और जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ। स्टेबिलिटी होनी चाहिए पर्सनल टेन्यूर से, यानी कि इसका मतलब ये कि अब जब एम्प्लॉइज जो है वो जॉब छोड़ के जाते हैं तो क्या होता है कि नए नए जो एम्प्लॉइज आते हैं, जारी बात है उनको इफेक्टिव होने में लगता है टाइम। तो हाई टर्नओवर जो है वो प्रिवेंटेड होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि वर्कर्स बहुत ज़्यादा जॉब छोड़ के जा रहे हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्कर जॉब छोड़ के तेज़ी से जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाती है, या उनकी लॉस में चली जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्कर जो है इतना एफिशिएंट नहीं होता है, नया वर्कर कभी भी इतना एफिशिएंट नहीं होगा। जो पुराने वर्कर हैं जाहिर बात है उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जो नए वर्कर होते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। तो होता क्या है कि टर्नओवर जो है वो बहुत कम होना चाहिए, उसको हाई टर्नओवर को रोकना चाहिए किसी भी तरीके से। उसके अलावा इनिशिएटिव होना चाहिए, मैनेजर को एनकरेज करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो इनिशिएट कर सकें। कोई नई चीज़ अगर स्टार्ट कर रहा है, कोई नया आइडिया लेकर आ रहा है सबऑर्डिनेट, तो मैनेजर को उस चीज़ को एनकरेज करना चाहिए। एस्पिरिट डिकॉल होना चाहिए, यानी कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। अब यूनियन इन स्ट्रेंथ ये बात तो आपने शायद सुनी होगी। सो टीम बिल्ड जो है वो उसको प्रमोट करना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक हार्मनी होगी, यूनिटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन में मिल के काम करेंगे। जब लोग मिल के काम करेंगे तो जाहिर बात है उसका एक अलग ही फायदा होता है। सो विच थ्योरी इज डेड, अब आपने पहचानना है कि कौन सी थ्योरी है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। हाउ एम आई मैनेजिंग लेक्चर्स ऑफ योर सीजन, कि मैं किस तरीके से आपके जो लेक्चर्स हैं इस सेशन के वो मैनेज कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज योर रोल इन द क्लासरूम, आपका रोल क्या है क्लासरूम के अंदर। एंड व्हाट इज माय थ्योरी ऑफ लर्निंग, आई हाउ पीपल लर्न। सो रिफ्लेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट देन डिस्कस विद योर पीयर, आपको जो है सोचना है इस थ्योरी के बारे में। नाउ द बिहेवियरल थ्योरीज, अब बिहेवियरल के अंदर हॉथन एक्सपेरिमेंट है, ह्यूमन रिलेशन व्यूज एंड बिहेवियरल साइंस है। सो बिहेवियरल व्यू पॉइंट है क्या, इसके नाम से पता चल रहा है कि बिहेवियर के बारे में है। तो ये व्यू पॉइंट वो है जो एम्फसाइज करता है इम्पोर्टेंस के ऊपर ऑफ अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर, ताकि उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड किया जाए, बहुत से उन फैक्टर्स को जो अफेक्ट कर रहे होते हैं ह्यूमन बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनसे ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर असर पड़ रहा होता है। तो उसी के बारे में जारी बात है इस व्यू पॉइंट के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो एम्फसाइज की जाती है, अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब है लेक्चर नंबर 9, इसमें थोड़ा सा रिकैप है सेशन नंबर 8 का। सो मैनेजमेंट यस्टरडे एंड टुडे। अब ये थ्योरीज आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कई सारी थ्योरीज हैं मैनेजमेंट के अंदर और इनकी डिटेल भी आपको बताई जा रही है। सो प्रायर 1900 से पहले जो वर्कर्स होते थे उनको एज अ सोशल एनिमल कंसिडर किया जाता था। फिर 1900 के बाद वर्कर को मशीन कंसिडर किया गया। लेकिन हॉथन स्टडीज जब आई, जो कि एल्टन मेयो ने की,
उसके बाद वर्कर को एज ए ह्यूमन लिया गया कि वर्कर जो है वो इंसान है, यानी उससे पहले तक इंसान नहीं समझा जाता था वर्कर्स को। और ये जो एल्टन मेयो है, ये जो है फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। सो बिहेवियरल जो थ्योरीज हैं उनमें हॉथन एक्सपेरिमेंट है, ह्यूमन रिलेशन व्यूज है और बिहेवियरल साइंस है। बिहेवियरल व्यू पॉइंट के अंदर जो है वो समझा जाता है, उन फैक्टर को अंडरस्टैंड किया जाता है जो अफेक्ट कर रहे होते हैं ह्यूमन बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसी वजह से इसको बिहेवियरल व्यू पॉइंट कहा जाता है। सो बिहेवियरल व्यू पॉइंट में जो पहली थ्योरीज है वो है हॉथन एक्सपेरिमेंट की। अब जो हॉथन एक्सपेरिमेंट था, ये हॉथन स्टडीज जो थी ये ग्रुप ऑफ स्टडीज थी, यानी कई सारी स्टडीज का ये ग्रुप था जो कि हॉथन प्लांट पे हुआ, इसी वजह से इसको हॉथन नाम दिया गया। एक इलेक्ट्रिक कंपनी का हॉथन प्लांट था और 1920s और 30s के दरमियान हुआ ये, और रिजल्ट उसका अल्टीमेटली लीड टू दी ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ मैनेजमेंट। जो उसका रिजल्ट था वो ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ मैनेजमेंट का था। सो स्टडी जो कंडक्ट की वो एल्टन मेयो ने की 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में, और स्टडी के अंदर जो क्वेश्चन था वो ये था कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी वेरी करती है, यानी किस तरह से प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आती है, यानी कम या ज़्यादा होती है अगर जो है वर्किंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स को चेंज कर दिया जाए। जो काम करने के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनमें चेंजेस लाई जाए, जैसे लाइट कम ज़्यादा कर दी जाए, अगर कमरे की लाइट कम या ज़्यादा कर दी जाए जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं तो क्या उससे प्रोडक्टिविटी में असर पड़ेगा उसका काम में। उसके अलावा हीट चेंज करके देखी, यानी कि गर्मी ज़्यादा कर दी या कम कर दी कमरे के अंदर। इसके अलावा रूम कलर से भी फर्क पड़ सकता है, कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा काम करने का दिल चाहता है, कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनमें कम काम करने का दिल चाहता है। इसके अलावा सोशल इंट्रैक्शन से मुराद ये कि लोग वर्कर्स आपस में बातचीत वगैरह करें, तो इन तमाम चीज़ों को चेंज करके देखा गया। लेकिन जो बात फाइनली सामने आई वो ये सामने आई कि प्रोडक्टिविटी लार्जली तौर पे फंक्शन है वर्कर्स एटीट्यूड का, यानी इन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा कोई असर पड़ा नहीं, लाइट वगैरह चेंज करने से, हीट वगैरह से, रूम कलर से, सोशल इंट्रैक्शन से। तो इस थ्योरी में जो चीज़ें सामने आई वो ये सामने आई कि ह्यूमन सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड जो है वो उतनी ही जरूरी है जितना पैसा जरूरी है, यानी जितना पैसा जरूरी है उसी ही तरह सोशल और साइकोलॉजिकल नीड भी जरूरी है, यानी सिर्फ पैसा काफी नहीं है, ये दोनों चीजें भी होनी चाहिए, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड। इसके अलावा सोशल इंट्रैक्शन जो है ग्रुप का वो भी उतना ही जरूरी है जितना एक्चुअल वर्क जरूरी है, यानी जितना काम लिया जा रहा है वर्कर से उतना ही सोशल इंट्रैक्शन भी उनके दरमियान जरूरी है। और उसके अलावा ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर। सो हॉथन इफेक्ट में ये बात भी सामने आई कि जब इंडिविजुअल को अलहदा करके उन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो जाहिर बात है उनकी जो प्रोडक्टिविटी नहीं गिरी, लाइट वगैरह कम करने ज़्यादा करने से, या फिर जो भी दूसरी चीज़ों में चेंजेस की गई जैसे हीट वगैरह बढ़ा दी या फिर कमरे का कलर वगैरह चेंज कर दिया गया, तो इसलिए भी नहीं गिरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उनको टेस्ट किया जा रहा था। तो उनको इस बात का डर था कि अगर अब जैसे लाइट कम की गई तो उन्होंने अपना फोकस ज्यादा बढ़ा दिया, उनको डर था कि प्रोडक्टिविटी गिर ना जाए क्योंकि उन पर टेस्ट हो रहा था। तो इस अटेंशन होने की वजह से उन्होंने जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी लो नहीं होने दी। तो ये बात भी एक सामने आई है कि वर्कर को देखा जा रहा था, जाहिर बात है ऑब्जर्व भी किया जा रहा था, उनके ऊपर निगरानी थी एक रिसर्च के लिए, तो इस वजह से भी उन्होंने जो इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज हो रहे थे उसके बावजूद भी उन्होंने प्रोडक्टिविटी गिरने नहीं दिया। अगर लाइट में कमी आ भी गई तो उन्होंने अपनी फोकस बढ़ाना शुरू कर दिया कि किसी भी तरह प्रोडक्टिविटी ना गिरे। तो ये बात भी सामने आई इस थ्योरी के अंदर, एक इस स्टडी के अंदर। नाउ दी बिहेवियरल थ्योरीज में ह्यूमन रिलेशन व्यूज है। अब ह्यूमन रिलेशन व्यूज जो है इसके अंदर हमारे सामने दो थ्योरीज है, एक तो अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड है और डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी है। तो जो अब्राहम मैस्लो की हायरार्की थ्योरी, इसमें पूरी एक हायरार्की दी गई है कि सबसे पहले बुनियादी जरूरियत पूरी हो, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा। तो सबसे जो पहली नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। अब ये जो फिजियोलॉजिकल नीड है ये बॉडीली नीड होती है, जैसे कि भूख लगना है, भूख जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड है। तो सबसे बुनियादी ज़रूरत तो यही है, बॉडीली नीड। जो जिस्मानी ज़रूरत होती है इंसान की वो फिजियोलॉजिकल नीड में आ जाती है। उसके बाद जब अगर जिस्मानी ज़रूरत किसी की पूरी हो जाती है तो फिर इंसान को ज़रूरत पड़ती है सेफ्टी की, कि वो अपनी सेफ्टी हो। अब जहाँ पे इंसान काम कर रहा है वहाँ पे भी उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। मशीनें वगैरह अगर वो चला रहा है तो उसको सेफ्टी की चीज़ें दी जाएं, ऐसी किट दी जाए सेफ्टी की, ताकि वो सेफ इन्वायरमेंट में काम कर सके। अक्सर लोगों के साथ आपने देखा हुआ है मशीन चलाते वक्त फैक्ट्रीज में जो वर्क कर रहे होते हैं उनके एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, मशीन में किसी का हाथ कट गया या किसी का पैर कट गया तो इस तरह के भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी सेफ्टी ज़रूरी होती है। इसी तरह से फिर जब सेफ्टी मिल रही है
तो फिर उसके बाद तीसरी जो जरूरत होती है वो होती है सोशल नीड की। अब जब इंसान वर्क कर रहा है कहीं पे तो इंसान अलग काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि अकेला किसी से बात भी ना करे, इंसान किसी से मिले भी नहीं, तो सोशल नीड भी इंसान की जरूरत होती है। फिर चौथी जो नीड होती है वो होती है एस्टीम नीड। अब एस्टीम नीड से मुराद ये है कि जब वर्क कर रहा है इंसान तो जाहिर बात है उसको उसकी एक पहचान हो, उसकी एक वर्थ हो। ये जो है बहुत काम का हमारे इस काम आता है ये वर्कर। तो एक एस्टीम तब होती है जब वर्कर की एक वर्थ होगी। और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे आखिर नीड है, यानी कि फुलेस्ट यूज करना पोटेंशियल का, वंस पोटेंशियल का। नाउ दी मैग्रेगर थ्योरी एक्स वाई, मैग्रेगर ने दो थ्योरी दी एक्स और वाई। अब एक्स थ्योरी जो है वो कुछ ऐसी है कि उसमें कुछ नेगेटिव किस्म की सोच है, मैनेजर की सोच जो है वो नेगेटिव किस्म की होती है, और वाई में एक किस्म की पॉजिटिव होती है। तो एक्स थ्योरी के मुताबिक मैनेजर ये सोचता है कि वर्कर जो है वो वर्क को अवॉइड करता है, यानी भागता है वर्क से, काम से दूर भागता है। जबकि वाई थ्योरी के मुताबिक मैनेजर की सोच है कि वर्क जो है वो नेचुरल चीज है, एक कुदरती किस्म की चीज है। और एक्स थ्योरी के मुताबिक वर्कर को कंट्रोल करने की जरूरत है, जबकि वाई थ्योरी के मुताबिक वर्कर जो है वो कैपेबल है सेल्फ डायरेक्शन का, उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो सेल्फ डायरेक्शन उसको। और एक्स के मुताबिक वर्कर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से को अवॉइड करता है, दूर भागता है वो। और वाई के मुताबिक वर्कर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करता है, हासिल करता है। और एक्स के मुताबिक वर्कर सीक्स सिक्योरिटी, वर्कर जो है वो सिक्योरिटी हासिल करता है। और वाई के मुताबिक वर्कर जो है वो अच्छे डिसीजंस ले सकता है। तो ये दो थ्योरी मैग्रेगर ने दी। नाउ दी बिहेवियरल थ्योरिस्ट में अब है बिहेवियरल साइंस। तो बिहेवियरल साइंस जो है ये वो अप्रोच है जो एम्फेसाइज करती है साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, और जो साइंटिफिक रिसर्च होगी वो बुनियाद होगी डेवलप करने के लिए थ्योरीज को। कौन सी थ्योरीज को डेवलप करने के लिए? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और प्रोवाइड करेगी प्रैक्टिकल गाइडलाइन मैनेजर्स को। इसके बाद आएगी आप अब जो थ्योरीज आप पढ़ेंगे वो होगी क्वांटिटेटिव थ्योरीज, इसमें ऑपरेशन रिसर्च है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, और एमआईस है। अब है लेसन नंबर 10 जो आज का आखिरी लेसन है, और इसमें थोड़ा सा रिकैप है सेशन नंबर 9 का। सो क्वांटिटेटिव थ्योरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसमें जो है वो सबसे पहले ऑपरेशन रिसर्च है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, और एमआईएस है। सो क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट व्यू पॉइंट है क्या? क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट का जो व्यू पॉइंट है उसमें फोकस किया जाता है मैथमेटिक्स के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, और इन्फॉर्मेशन एड के ऊपर। मैथमेटिकल मॉडल्स यूज किए जाते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला यूज किए जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो है वो डेटा को ग्राफिकली शो किया जाता है। आप में से अक्सर लोगों ने अब तक स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो बहुत से लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि कई सारी इंटरेस्टिंग किस्म की डायग्राम्स उसमें मौजूद हैं जिनके जरिए डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक पाई चार्ट है, तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की डायग्राम होती है जिसके जरिए डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन सी चीज़ कितने % है। और इस तरह इन्फॉर्मेशन एड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी डेटा माइनिंग। तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, फोकस किया जाता है, किस लिए? ताकि मैनेजेरियल जो डिसीजन मेकिंग है, जो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर रही है, उसको सपोर्ट दी जा सके, और साथ में ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस को भी सपोर्ट किया जा सके इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। सो नाउ द मैनेजमेंट साइंस और ऑपरेशन रिसर्च। अब ये जो पहली थ्योरी है इसकी इसके अंदर भी वही चीज़ है कि बढ़ाई जाती है डिसीजन की इफेक्टिवनेस किस चीज़ के जरिए? सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए। दूसरी है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अब ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या होता है? ऑपरेशंस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। यानी कि अब इसमें क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल जो है ये वो फील्ड है एक्सपर्टीज की, इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल इसमें मैनेज करना प्रोडक्शन को, और डेली डिलीवरी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज है उसको, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसको मैनेज किया जाए, और एफिशिएंट और बहुत तेज़ी के साथ जो है वो प्रोवाइड की जा सके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। नाउ दी MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये जो फील्ड है ये इंफॉर्मेशन के बारे में, जाहिर बात है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट के अंदर होता क्या है? फोकस किया जाता है डिजाइन करना और इम्प्लीमेंट करना है कंप्यूटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, और मैनेजमेंट उस सिस्टम को जो है वो यूज कर रही होती है, इसी वजह से इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। नाउ द कंटेम्प्रेरी थ्योरी। अब आपके सामने आ चुकी कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। तो इसमें सबसे पहले थ्योरीज जो है वो है सिस्टम थ्योरी। अब सिस्टम थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम के तौर पे देखा जाता है।
सिस्टम के तौर पे अगर मिसाल ली जाए, जैसे पीसी है, डेस्कटॉप पीसी की अगर मिसाल ली जाए तो वो भी एक सिस्टम उसको कहा जाता है। तो वो सिस्टम के अंदर क्या होता है, तमाम हिस्से जब आपस में जुड़े होते हैं तभी वो पीसी वर्क करता है सही तरीके से। अगर कोई उसका एक मेन पार्ट निकाल लिया जाए तो वो सिस्टम वर्क भी नहीं करता, जैसे अगर हार्ड डिस्क या रैम निकाल ली जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी सिस्टम की तरह दिखाया जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह हैं, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी एक सिस्टम की तरह हैं, तमाम मिलेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन सही तरह वर्क करेगी, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करेगी। कंटिजेंसी थ्योरी में ये होता है कि जो पार्टिकुलर सिचुएशन होगी उसके मुताबिक जो है वो कौन सा एक्शन सही होगा मैनेजमेंट का लेना, वो इस बात को इसमें जो है वो आर्ग्यू किया जाता है इस बारे में। और एमर्जिंग थ्योरीज में सबसे जो पहली थ्योरी है वो है थ्योरी जेड। अब ये जो थ्योरी जेड है ये तब आई जब अमेरिका को काफ़ी जो है यूएस को काफ़ी थ्रेट था जैपनीज प्रोडक्ट से, स्पेशली जो व्हीकल इंडस्ट्री थी गाड़ियों की, उसमें काफ़ी इनको थ्रेट हो रहा था जैपनीज की तरफ से, क्योंकि जो उनकी गाड़ियां आ रही थी, जैपनीज जो व्हीकल होती थी वो छोटी भी होती थी और उनकी माइलेज ज़्यादा होती थी, उनकी प्राइस भी कम होती थी। तो फिर ये थ्योरी आई और इसके अंदर तमाम जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जैपनीज और अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल के, उनको कंबाइन किया गया और एक मॉडिफाई करके एक ऐसी अप्रोच दी गई कि जिससे इंक्रीज की गई मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। मैनेजरियल इफेक्टिवनेस भी एक तरफ तो इंक्रीज की गई, लेकिन साथ में कंपैटिबिलिटी रही जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स है, वैल्यूज है और जो कल्चर है उसके मुताबिक। नाउ दी इमेजिंग थ्योरी में दूसरी है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हो सकता है आप पूरा कोर्स भी पढ़ें। तो अब ये जो है इसमें जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी की। ये नहीं होता कि किसी एक शख्स की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी को मैनेज करेगा, बल्कि इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी की। सो एनकरेज किया जाता है इंडिविजुअल्स को कि वो एक साथ मिल के काम करें क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, यानी इसके अंदर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा। नाउ द नॉलेज मैनेजमेंट। अब नॉलेज मैनेजमेंट क्या है? एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस इंटेंजिबल एसेट। जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटेंजिबल एसेट है उनसे वैल्यू क्रिएट करना। इंटेंजिबल से मुराद वो एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते। नाउ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लर्न करती है कंटिन्यूसली, एक जगह रुकती नहीं है, लर्न करती है, अडॉप्ट करती है और अपने आप को चेंज करती है। जो भी कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं, चेंजेस हो रही हैं सोसाइटी में, डेवलपमेंट हो रही हैं और जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके मुताबिक ये ऑर्गेनाइजेशन लर्न करती है, अडॉप्ट करती है और चेंज करती है। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक करवाए गए। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है जिसके अंदर आपको MGT 503 के लेक्चर नंबर 11 से लेकर 22 तक करवाए जाएंगे। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।